अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल भाईकला मुंबई। ये जो वीडियो है इतना 10वीं के लिए मराठी संयुक्त विषय का है, जिसमें पद्य विभाग के बारे में बताया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का बेटा मेरा ये जो वीडियो है ये SCERT की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है उसका जो सेकंड विभाग है, दूसरा विभाग जो पद्य विभाग कहलाता है बेटा, उससे रिलेटेड है। पद्य विभाग मतलब कविता। तो आपको किताब में जितने भी कविता है तो उस कविता के आधार पे इस पे कृतियाँ रहेंगी। तो पहली कविता यहाँ पे बताई गई है पद्य क्रमांक 1। कविता का नाम है शेख मोहम्मद सांगती सेव। पान क्रमांक 2 मतलब किताब के पेज नंबर 2 पे है। प्रश्न क्रमांक 1 बताया गया है कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। अभी वही एक प्रश्न क्रमांक 1 में सवाल पूछा गया है आकृती पूर्ण करा। तो सवाल है अभंगात उल्लेखलेली फुले व फळे। अभी यहाँ पे वेब में आपको पूरी तरह से सवाल पूछा गया है, तो वेब में ही आपको जवाब लिखना है, ये चीज़ याद रखो। तो इस अभंग में मतलब इस कविता में कुछ फूलों के नाम या फल के नाम आए हुए हैं, तो आपको उस फल का या फूल का नाम लिखना है। तो फूल कौन सा है? केवड़ा। और फल का नाम फणस जिसको बोला जाता है। तो फणस का नाम कविता में या अभंग में आया हुआ है। दूसरा सवाल है साधूचे मन या अर्थी आलेले 2 शब्द लिहा। साधूचे मन मतलब साधु का मन, इस हिसाब से कोई 2 शब्द उस कविता में अभंग में आए हुए हैं। तो वो 2 शब्द कौन से हैं? पहला शब्द है अंतर और दूसरा शब्द है हृदय। हृदय मतलब दिल जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट एक्टिविटी है साधूच्या मनाला दिलेल्या 2 उपमा। तो साधु के मन को 2 सिफत दी गई है, तो वो सिफत कौन सी है? पहली बताई गई है सुगंधी केवड़ा, मतलब साधु का मन जो रहता है वो मतलब खुशबूदार केवड़े की तरह रहता है। और दूसरा बताया गया है मृदु खोबरे। इस तरह से बेटा इसका 2 आंसर बताया गया है जो आपको उस कविता के ज़रिए मिलेगा, अभंग के ज़रिए मिलेगा। अभी नेक्स्ट सवाल है एका वाक्यात उत्तरे लिहा। उसमें से पहला सवाल पूछा गया एका वाक्यात उत्तर लिहा मतलब एक जुमले के सवाल के जवाब लिखो। पहला सवाल है साधूचे शब्द कसे असते। तो बेटा यहाँ पे मैंने कसे के लिए सर्कल की हूँ, तो इसका मतलब आपको वहाँ पे आंसर लिखना है। साधूचे शब्द गाढ़े असते। तो बेटा एक जुमले के सवाल का जवाब जो है पूरे जुमले में होना चाहिए। सिर्फ आप गाढ़े लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो साधूचे शब्द गाढ़े असते इस तरह से लिखेंगे। दूसरा सवाल है साधूचे हृदय कसे असतात। तो साधूचे हृदय गोड असतात किंवा साधूचे हृदय गोड असते, इस तरह से आपको लिखना है। तीसरा सवाल है साधूचे अंतरंग कशासारखे असते। तो उसका जवाब है साधूचे अंतरंग फुलांप्रमाणे कोमल असते। तो फुलांप्रमाणे कोमल इस तरह से उसका जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखो संत शेख मोहम्मद यांनी केलेला उपदेश लिहा। मतलब संत शेख मोहम्मद इन्होंने इस अभंग के ज़रिए कुछ नसीहत दी है, तो वो नसीहत क्या है? आपल्या सद्गुरूशी आपण चांगला भाव धरायला हवा। तो ये उसका जवाब है बेटा। नेक्स्ट सवाल है बेटा वैशिष्ट्य शोधून खालील तख्ता पूर्ण करा। वैशिष्ट्य मतलब खूबी, किसकी क्या खूबी है? जैसे केकती है, फणस है, नारळ है, संत है। तो केकती किसकी खूबी क्या है? तो ये एक तरह से पौधा रहता है बेटा, मतलब कांटे वाला पौधा रहता है। तो उसका बाह्य रंग कैसे रहता है, अंतर रंग कैसे रहता है? तो बाह्य रंग जो है काट्यांनी वेढलेले असते, मतलब बाहर से पूरी तरह से कांटे वाला वो पौधा रहता है। और अंदरूनी जो उसका हिस्सा रहता है सुगंधी केवड़ा, मतलब सुगंधित वो एक तरह से केवड़ा या पौधा रहता है जिसकी खुशबू आती है। दूसरा शब्द है फणस। फणस का क्या बताया गया है? सर्वांगानी कांटे, मतलब फणस बाहर से पूरा सब कांटे वाला रहता है, लेकिन अंदर जो रहता है ना गोड गरे असतात। मतलब अंदर उसका जो जो भी अंदर मवाद रहता है बेटा या जो भी अंदर की चीज़ रहती है वो मीठी रहती है। नेक्स्ट नारळ। तो नारळ कैसे रहता है? बाहर से कठिन रहता है और अंदर से कोमल खोबरे उसमें रहता है। मतलब
थोड़ा सा ऐसा कोमल, खोपरा जो रहता है, खोपरा वो कोमल रहता है, नरम रहता है। चौथा बताया गया है संत। संत भी बाहर से कठिन रहते हैं, कठोर रहते हैं, लेकिन अंदर से मऊ या गोड़ उनका मन रहता है। तो इस तरह से बेटा ये एक्टिविटी पूरी करनी है। अभी नेक्स्ट सवाल है, विधा ने सत्य की असत्यते लिया। मतलब ये जो जुमले हैं वो सही है या गलत है वो बताना है। सत्य मतलब सच और असत्य मतलब झूठ। तो सत्य की असत्य वो लिखना है बेटा। साधूचे मन बोधाने ओथंबलेले असते, तो ये जुमला सत्य है। दूसरा जुमला है, फणसाचे सर्वांग गोडीने भरलेले असते, तो असत्य। सर्वांग मतलब पूरा जो फणस रहता है वो मीठा रहता है, तो एक्चुअली उसका बाहर का हिस्सा कड़वा रहता है और अंदरूनी हिस्सा जो रहता है वो मीठा रहता है। संत शेख मोहम्मद प्रेक्षकांना उपदेश करतात, तो असत्य। ये इस तरह से बेटा इसका जवाब है बेटा। पांचवा सवाल है, ओळींचा सरल अर्थ लिया। अभी सरल अर्थ के लिए बेटा आपको हर एक कविता का जो मीनिंग है, मीनिंग मतलब उसका जो अर्थ है वो अर्थ पढ़ना है, समझना है, क्योंकि दो कविता पूछी जाएंगी बोर्ड के पेपर में। तो दोनों कविता में कविता में से दो सवाल जो है सरल अर्थ के लिए पूछे जाएंगे। तो इसका जो जवाब है आप अपनी तरीके से उसको समझ के लिख सकते हैं। सवाल क्या है, केकतीला काट्यांचे वेडे भीतरी निपसती केवडे। तो इसमें सूचना दी गई है, कवितेतील प्रत्येक ओळीचा सरळ अर्थ लिहिण्याचा सराव करावा। तो अगर आपके पास डाइजेस्ट वगैरह होंगी या जो भी आपको जिस तरह से पढ़ाया गया है बेटा, तो इसको समझ के इसका आंसर जो है अपने जुमले में लिखना है। इसका भी सराव हम लोग ले लेंगे। पद्य क्रमांक 1 में से ही दूसरा है बताया गया है, जे का रंजले गांजले। पान नंबर 4 पे बेटा बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 उसमें कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। मतलब जो कविता दी गई है जे का रंजले गांजले, इसके आधार पर आपको ये जो एक्टिविटी है वो पूरी करनी है। सवाल क्या है, आकृती पूर्ण करा। संत तुकाराम महाराज यांनी सांगितलेली साधूची लक्षणे। मतलब संत तुकाराम महाराज इन्होंने साधु के बारे में कुछ खूबियाँ बताई है, कुछ लक्षण बताए हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो उसमें पॉइंट बताया गया है, रंजलेल्या गांजलेल्यांना आपलेसे करणे। दूसरा पॉइंट है, आतून बाहेरून नवनीताप्रमाणे मऊ असलेले मन। तीसरा है, विना आश्रित लोकांना आश्रय देने। और चौथा पॉइंट है, पुत्रासारखे प्रेम करने। तो बेटा अगर आप वो कविता पढ़ेंगे या अभंग जो भी है पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संत तुकाराम महाराज ने साधु के लिए या साधु की कुछ खूबियाँ बताई गई है। तो वो क्या कहते हैं कि जो भी लोग हैं तो उन पे अपने बच्चों की तरह प्यार बरसाते हैं। अगर वो बेघर है तो उनको अपने पास आश्रय देते हैं। मतलब उनको अच्छे से एकदम कैसे बोला जाता है उनको कि उनसे अच्छे से पेश आते हैं। अगर वो गलत रास्ते पे गए हैं तो उनको सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये चीज़ उस कविता के ज़रिए बताई गई। तो वो जो भी उनकी लक्षणें हैं तो वो बताना है बेटा। फिर नेक्स्ट योग्य पर्याय शोधा। उसमें से पहला है, साधू म्हणजे अशी व्यक्ती जी। तो उसका जवाब है, दुखी कष्टी लोकांना आपले समझते। मतलब जो परेशान लोग हैं, गमगीन लोग हैं, ऐसे लोगों को वो अपना समझती है। तो ऐसे लोगों को साधु बोला जाता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने टिक की हूँ, तो लेकिन आपको जब जवाब लिखना है तो पूरा ये जुमला लिख के फिर उसके आगे जवाब लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, इस तरह से सवाल का जवाब लिखेंगे। दूसरा सवाल है, परमेश्वराने अस्तित्व डैश बगावे। तो इसका जवाब जो है यहाँ पे मैंने टिक की हो, रंजल्या गांजलेल्यांना आपले से करण्यामध्ये। तो जवाब इस तरह से लिखेंगे आपने, परमेश्वराचे अस्तित्व रंजल्या गांजल्यांना आपले से करण्यामध्ये बघावे। मतलब जो परेशान लोग हैं तो उनको अपना बनाने के लिए हमारा जो भी ज़िंदगी है वो गंवाना चाहिए। नेक्स्ट, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। सवाल है, देव कोठे जानावा। तो इसका जवाब है,
जेथे रंजलेल्या गांजलेल्यांना आपलेसे बनवले जाते तेथे देव जाणावा। इस तरह से बेटा उसका जवाब है। नेक्स्ट है साधू कोणाकोणाला आपुलकी दाखवतात। तो साधू रंजलेले गांजलेले विना आश्रित लोक व दास दासी यांना आपुलकी दाखवतात। तो बेटा इस तरह से जवाब आप लिखेंगे। कविता आपने पढ़ी होंगी तो आपको आसानी से ये जो जवाब है आपको उसी कविता में से मिलेंगे। रंजलेले गांजलेले विना आश्रित लोक व दास दासी यांना साधू लोक काय करतात, आपुलकी दाखवतात। तीसरा सवाल है संत तुकाराम महाराज भरभरून महती सांगतात। कोणाची महती सांगतात? तो ये आपको कोणाची की जगह पे आपको क्या लिखना है, संत तुकाराम महाराज साधू लोकांची भरभरून माहिती सांगतात। तो कोणाची की जगह पे आपको साधू लिखना है। नेक्स्ट पेज देखो, अभी चौकट पूर्ण करा। मतलब यहाँ पे चौकट एक्चुअली नहीं दी है, जो भी है बेटा सवाल का जवाब आपको लिखना है। साधू ज्यांना हृदयी धरतात ते, मतलब जो अपने दिल से लगाते हैं। ऐसे किसको दिल से लगाते साधु लोग? तो रंजलेले गांजलेले या विना आश्रित लोक। फिर नेक्स्ट सवाल है साधू ज्यांच्यावर पुत्रवत प्रेम करतात त्या व्यक्ती। तो दास आणि दासी, मतलब अपने बच्चों के जैसे मोहब्बत दर्शाते हैं। तो ऐसे कौन है? तो दास आणि दासी। नवनीताप्रमाणे मऊ असणारे सज्जनांचे चित्त। नेक्स्ट सवाल आहे संत तुकाराम महाराज यांच्या मते भगवंत ज्यांच्यामध्ये वास करतो ती व्यक्ती। भगवंत ज्यांच्यामध्ये वास करतो मतलब अल्लाह ताला किस इंसान में बसता है? तो रंजलेल्या गांजलेल्यांना आपलेसे करणारी व्यक्ति। मतलब जैसे गरीब लोग हैं, जिसे रहने खाने पीने का इंतज़ाम नहीं होता है, रहने के लिए जगह नहीं, तो ऐसे लोगों को जो इंसान मदद करता है तो ऐसे इंसान में अल्लाह ताला बसते, ऐसे बताया गया है। ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे तो आपुले। तो इसका भी आपको सराव करना है बेटा, कविता के ज़रिए आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखो पद्य क्रमांक 5 है खोप्यामध्ये खोपा। पान क्रमांक 12 पे है, मतलब किताब के पेज नंबर 12 पे है। प्रश्न पहला उसमें बताया गया है कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो पहला सवाल है आकृति पूर्ण करा। आकृति पूर्ण करा में बताया गया है कि यहाँ पे वेब में वह पे सवाल पूछा गया है सुगरणीच्या खोप्याला कवित्रेने दिलेल्या उपमा। मतलब यहाँ पे खोपा मतलब घोंसला जिसको बोला गया है, तो उस घोंसले को कौन सी सिफत दी गई है? तो ये जो घोंसला है झोका है, मतलब एक झूले की तरह है। और ये बंगला है, बंगला मतलब एक घर की तरह भी, बंगले के जैसे वो है। आगे दूसरा सवाल है सुगरणीकडून माणसाने घ्यायचे गुण। मतलब ये जो परिंदा है सुगरण नाम का परिंदा, तो इसकी तरफ से इंसान को कौन सा गुण लेना चाहिए, कौन सी खूबी लेनी चाहिए? तो वो एक उत्तम कारागीर आहे आणि नवनिर्मिती करने, मतलब वो अच्छा कारागीर है, माहिर कलाकार है। और वो क्या करता है, घोंसला बनाता है, बहुत अच्छे से घोंसला बनाता है। तो उस हिसाब से अपने को उसमें जो खूबी है वो खूबी इंसान को लेना चाहिए, ऐसे बताया गया है। अभी नेक्स्ट सवाल है एका शब्दात उत्तर लिहा। सुंदर खोपा विणणारा पक्षी। तो ये पक्षी कौन है? सुगरण नाम का परिंदा बताया गया है। खोपा टांगण्याची जागा। खोपा जो है मतलब खोपा मतलब घोंसला जो है वो कहाँ पे मतलब लटकाया जाता है? तो झाड़ मतलब पेड़ पे। खोप्याची केलेली तुलना, मतलब किसके साथ में उसकी तुलना की है खोप्याची? तो झुलता बंगला, मतलब झूलने वाला बंगले की जैसे ये खोपा दिखाई देता है, मतलब ये जो घोंसला रहता है वो दिखाई देता है। हाथ बोटांचे काम करणारे पक्षिणीचे अवयव। तो चोच, दांत, ओठ, इस तरह से यहाँ पे आंसर बताया गया है। पक्षिणीचे मतलब वो जो परिंदा है, परिंदा के कौन कौन से जिस्म के हिस्से का नाम यहाँ पे आया हुआ है। तो चोच, दांत और ओठ बताया गया है। सुगरणीचा जीव ज्यामध्ये अडकला ते। तो वो पिल्लं बताया गया है, पिल्लं मतलब उसके जो बच्चे हैं वो। पिल्ले निजण्याचे स्थान, मतलब वो जो उनके बच्चे रहते हैं वो कहाँ पे सोते हैं? तो खोपा मतलब वो अपने घोंसले में सो जाते हैं। अभी आगे का पेज देखो। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एक जुमले में सवाल का जवाब लिखना है। पहला है सर्वात सुंदर खोपा कोणत्या पक्षाचा आहे?
तो सर्वात सुंदर खोपा सुगरण पक्षाचा आहे। तो बेटा यहाँ पे ये जो है कोणता की जगह पे आपको सुगरण पक्षी इस तरह से लिखना है। म्हणजे सर्वात सुंदर खोपा जो आहे तो सुगरण पक्षाचा आहे। दूसरा सवाल आहे, कवित्रीने सुगरणीच्या खोप्याला कशाची उपमा दिलेली आहे? कवित्रीने सुगरणीच्या खोप्याला कशाची उपमा दिलेली आहे? तो यहाँ पे कशाची ये दिया हुआ है, तो इसके जगह पे आप क्या करेंगे, झुलत्या बंगल्याची उपमा। तो बेटा इस तरह से आंसर लिखेंगे, कवित्रीने सुगरणीच्या खोप्याला झुलत्या बंगल्याची उपमा दिली आहे। नेक्स्ट देखो सवाल, पिल्लं हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। मतलब पिल्लं ये ऐसे सवाल का मतलब जवाब आएगा, ऐसे आपको सवाल बनाना है। तो घरट्यात कोण झोपले आहे, मतलब घोंसले में कौन सोया हुआ है? तो पिल्लं, पिल्लं मतलब बच्चे, मतलब वो जो परिंदा है परिंदे के बच्चे सोए हुए हैं, तो पिल्लं मतलब बच्चे। तो इस तरह से बेटा ऐसे सवाल बनाएंगे तो लास्ट में सवाल या निशान होना ज़रूरी है, सवाल सही तरीके से होना चाहिए। अभी आगे नेक्स्ट वही कवितेचा या ओळीचा सरळ अर्थ लिहा। कौन सा? अरे खोप्यामध्ये खोपा सुगरणीचा चांगला। तो इस कविता के आधार पे जो भी आपको समझ में आता है बेटा उसका एक बार उसका मीनिंग जो है पढ़ लेना, समझ लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट पद्य क्रमांक 8 जो है सायंकाळची शोभा, पान क्रमांक 22। कवितेच्या आधारित सूचनेनुसार कृती करा। पहिली कृती है देखो, कवीने वर्णन केलेली उन्हाची वैशिष्ट्ये। मतलब यहाँ पे शाम का समय के बारे में बताया गया है। तो उस वक्त धूप जो रहती है तो वो कैसे रहती है, पिवली, पिवळे तांबूस कोवळे, मतलब पीले रंग में धूप रहती है। तांबूस मतलब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा रेडिश ऐसे कलर आ जाता है, या कोवळे मतलब मुलायम ऐसी धूप रहती है। तो पिवळे तांबूस कोवळे ऐसे उसके वैशिष्ट्य बताई गई है धूप के बारे में। वैशिष्ट्य मतलब खूबी। कवीने वर्णन केलेले फुलपाखरांच्या पंखाची वैशिष्ट्ये। मतलब यहाँ पे जो भी तितलियाँ है तो तितलियाँ की जो पर है वो कैसे है, तो वो हीरे के जैसे, मानके के जैसे या पाचू के जैसे है। हीरे, मानके, पाचू, ये भी आपको उस कविता में आंसर ढूंढ के मिलेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी नेक्स्ट एका शब्दात उत्तर लिहा। एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। पहला सवाल है, सोनेरी मुकुट घालणारी, तो सोनेरी मुकुट घालणारी झाडे। फिर दूसरा बताया गया है, साळीवर झोपणारी फुलपाखरू या फुलपाखरे, ऐसे जवाब लिखेंगे। सोन्याचा गोळा, सोन्याचा गोळा किसको बोला गया है, सूरज को, सूर्य। सोने वाहून नेणारा ओढा। फिर नेक्स्ट बताया गया है, हिरवेगार शेत, तो साळींचे। और उसके आगे का सवाल बताया गया है, पाळण्यात झुलणारी फुलपाखरे। इस तरह से बेटा उसका जवाब आसानी से आपको कविता में से ही मिलेगा। अभी नेक्स्ट एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पहला है, झाडांनी कोणत्या रंगाचे मुकुट घातले आहे, तो झाडांनी सोनेरी रंगाचे, कोणत्या की जगह पे आपको सोनेरी लिखना है, तो झाडांनी सोनेरी रंगाचे मुकुट घातले आहे। नेक्स्ट सवाल, शेत कोणत्या रंगाचे आहे, शेत हिरव्या रंगाचे आहे, तो हिरवे के बदले में यहाँ पे हिरव्या रंगाचे आहे ऐसे लिखेंगे। संध्याकाळी पाखरे कुठे गोळा होतात, संध्याकाळी पाखरे कुठे की जगह पे आपको साळीवर गोळा होतात, संध्याकाळी पाखरे साळीवर गोळा होतात, इस तरह से जवाब लिखेंगे। अभी नेक्स्ट सवाल देखो, फुलपाखरे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। तो फुलपाखरू जो है या फुलपाखरे जो है ऐसे आंसर आना चाहिए, जवाब आना चाहिए, ऐसे आपको सवाल तैयार करना है। साड़ीवर कौन झोपले आहे, मतलब साड़ी पे ये जो है ना साड़ी का खेत रहता है बेटा, तो उस खेत में कौन सोया हुआ है या फसल पे कौन सोया हुआ है, तो ऐसे सवाल बना सकते हैं आप। लास्ट में सवाल या निशान होना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट सरळ ओळीचा सरळ अर्थ लिहा। पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चोफेर, ओढा नेई सोने वाटे वाहून या दूर। तो इस 2 लाइन का आपको सरल अर्थ लिखना है। नेक्स्ट, हा देश माझा, पान क्रमांक 30, ये कविता है। कविता में से पहला सवाल है, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृति पूर्ण करा, आकृति पूर्ण करा। अभी यहाँ पे इस कविता में मतलब देश के, अपने मुल्क के बारे में बताया गया है, उसकी खासियत बताई गई है।
देशाचे मोठेपण सांगणाऱ्या कवितेतील गोष्टी, मतलब अपने मुल्क के बारे में कुछ मतलब खासियत बताई गई है। तो ऐसे कौन कौन सी खासियत बताई गई है, कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है। तो इस मुल्क में उच्च हिमालय है, फिर विशाल सागर है, गंगा है, यमुना है। तो ये 4 चीज़ें जो है अपने मुल्क की खासियत बताई गई है। नेक्स्ट सवाल देखो, कवि ने उल्लेख केलेल्या करावयाच्या गोष्टी। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है कि दगडांचा वर्षाव थांबवा, मतलब जो पत्थरबाजी करते हो, एक दूसरे से लड़ाई करते हो, तो वो रोक दो। फिर दूसरा बताया गया देशाच्या प्रगतीला हाथ लावा, मतलब अपने मुल्क के तरक्की के लिए हमें हाथ आगे बढ़ाना है। देशातील उत्पात थांबवा, जो भी गलत चीज़ें होती है तो उनको रोकना है हमें। और अपना घात थांबवा, और इस वजह से क्या होता है, अपना ही नुकसान होता है, तो हम लोग ही हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें रोकनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें बेटा बताई गई है। दगडांचा वर्षा थांबवा, देशाच्या प्रगतीला हात लावा, देशातील उत्पात थांबवा, आपला घात थांबवा। नेक्स्ट, कवितेतील आलेल्या नद्या, मतलब कविते में 2 नदियों के नाम आए हुए हैं। उसमें से एक है गंगा, दूसरे है यमुना है। तो वो 2 नदी के नाम लिखना है। नेक्स्ट, एका शब्दात उत्तर लिहा। पहला सवाल है, कवि ने जपायला सांगितलेली गोष्ट। तो कवि ने क्या संभालने के लिए बोला है, तो माणुसकी या माणुसकीचे नाते ऐसे भी लिख सकते हैं। सर्वदूर ललकारी देण्यासाठी वापरायचे साधन, मतलब पुकारने के लिए, ललकारी देने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल करना चाहिए, तो तुतारी मतलब ये एक तरह से वाद्य है जिसको मतलब बजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको तुतारी बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, नंबर 16 पे है, भारतातील सर्वात उंच पर्वत, मतलब भारत में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, हिमालय पहाड़। फिर हिमालय से आंसर लिखना है आपको। सर्व नात्यामध्ये श्रेष्ठ नाते, मानुसकीचे नाते, मतलब इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा या सबसे श्रेष्ठ रहता है। शत्रुची नज़र, मतलब शत्रुची नज़र मतलब दुश्मनों की नज़र, मतलब इसमें ऐसे जुमला बताया है, कुनी नज़र वाकड़ी करता, तो दुश्मनों की नज़र कैसी रहती है, वाकड़ी मतलब गुस्से वाली रहती है, ऐसे बताया गया है। नेक्स्ट सवाल देखो, योग्य पर्याय शोधा। अभी 4 पर्याय दिए हैं, 4 पर्याय में से एक सही पर्याय चुनना है आपको। तुमचे बाहु स्फुरण पाहून द्या। तो बेटा इसका जवाब जो है, देशाकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी, मतलब अगर अपने मुल्क की तरफ कोई टेढ़ी नज़र से देखता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हमारे में मतलब बाहु मतलब हमारे में भी ताकत है कि उसका मुकाबला करने की। तो ये इस तरह से जवाब लिखेंगे, तुमचे बाहु स्फुरण पाहून द्या रे, देशाकडे वाकड्या नजरेने व बघणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी, मतलब तुम्हारे में कितनी हिम्मत है वो देखने दो। कवीच्या मते उत्सुकलेल्या हातांनी काय करावे, तो कवितेच्या मते उत्सुकलेल्या हातांनी देशाच्या प्रगतीसाठी कार्य करावे, मतलब हमें हमारे मुल्क के तरक्की के लिए काम करना है। तो हर एक इंसान का ये जैसे एक फ़र्ज़ बनता है कि बेटा जो भी करना है अपने मुल्क के भले के लिए, तरक्की के लिए करना है। नेक्स्ट देखो, ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा, या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा। तो इसमें भी यही बताया गया है कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में मतलब हा भारत देश माझा आहे, या भारत देशामध्ये असणारे प्रत्येक गोष्ट, म्हणजे हिमालय पर्वत माझा आहे, हा मतलब इथं विशाल सागर आहे तो माझा है। मतलब बेटा जब कोई चीज़ माझा मतलब मेरी है ऐसे हम लोग बोलते हैं, तब हम लोग उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इसके लिए इसका उन्वान ही ऐसे बताया गया है कि हा देश माझा। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो भी चीज़ है उनकी हिफाजत करनी चाहिए, या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा। तो इसके हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है, सरल अर्थ लिखना है। तो बेटा ये जो है आपको आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। टोटल यहाँ पे 6 पेज पद्य विभाग के बारे में बताया गया है, और 6 पेज को मैंने मेरे तरीके से समझाने की कोशिश की हूँ, कम समय में समझाने की कोशिश की हूँ।
और आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।